लड़कियां भी बहुत स्मार्ट होती हैं, वो ओवुलेशन ट्रैक कर लेती हैं अपना, अकॉर्डिंगली वो हस्बैंड के साथ उस टाइम पे रहने की कोशिश करती हैं। अगर ये सारी कोशिशों के बाद भी उनका नहीं कंसीव हो रहा है और 1 साल हो गए शादी को, तो डेफिनेटली देयर इज अ टाइम टू विजिट योर फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। और कपल जब विजिट करता है तो हम लोग दोनों हस्बैंड वाइफ के डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशंस करवाते हैं और उससे हम लोग को पता चल जाता है कि क्या कमी है एंड देन उसके अकॉर्डिंग हम ट्रीट करते हैं। जी, जब कोई पेशेंट आता है, जो कोई कपल आता है आपसे विजिट करने के लिए, तो वो किस तरीके के उनके मन में डर और सवाल होते हैं आईवीएफ को लेकर? आईवीएफ बता दिया गया मतलब उनका एक ये लास्ट रिजॉर्ट है, अगर इससे प्रेगनेंसी नहीं हुई तो उन्हें कभी प्रेगनेंसी ही नहीं होगी। जबकि आईवीएफ एक बेहद सक्सेसफुल प्रोसीजर है और बहुत सारे जो कपल्स हैं वो इसको अवेल करके मातृत्व एवं पिता बनने का सुख प्राप्त कर रहे हैं। मतलब हो सकता है कि जन्मजात रूप से विकसित ना हो प्रॉपर वे में, तो ये सारी भ्रांतियां हैं आईवीएफ को लेके। इस वजह से कपल्स बहुत डरे रहते हैं आईवीएफ को लेके। छोटी छोटी बातें हैं पर इनको क्लियर करना बहुत जरूरी है एट द टाइम ऑफ फर्स्ट काउंसलिंग। प्रोसीजर की बात आपने की, ठीक है, अगर हम सिंपली वे में अगर प्रोसीजर समझाना चाहेंगे आप, तो कैसे समझाएंगे? आईवीएफ बेसिकली इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या आईवीएफ में लेडी के एग्स लिए जाते हैं और हस्बैंड का स्पर्म लिया जाता है। लेडी के एग्स यूजुअली हम लोग उसको इंजेक्शंस लगा के उसकी एग बढ़ाते हैं। 9 to 10 डेज इंजेक्शन लगते हैं एक लेडी को। फिर उसका एक बहुत ही नॉन इन्वेसिव वे में एग पिकअप या ओवम पिकअप नाम से प्रोसीजर होता है। हेलो एवरीवन, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड जीरो भारत पॉडकास्ट। आज हम एक बेहद अहम और संवेदनशील मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर पूजा गुप्ता, जो कि एमडी सीनियर फर्टिलिटी एंड आईवीएफ स्पेशलिस्ट हैं, बेबी ब्लिस फर्टिलिटी क्लिनिक इंदिरा नगर लखनऊ से। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस खास पॉडकास्ट में। हेलो डॉक्टर साहब, अगर जैसे हम कभी किसी कपल को आईवीएफ की सलाह देते हैं और कई बार वो परेशान हो जाते हैं और उन्हें लगता है कोई रास्ता नहीं बचा है, तो सबसे पहले वो डॉक्टर के पास जब जाते हैं, आईवीएफ स्पेशलिस्ट के पास, तो आप सबसे पहले उन्हें क्या सजेस्ट करती हैं? सबसे पहले जब कोई भी इनफर्टाइल कपल हमारे पास आता है तो हम उसको एक डिटेल्ड हिस्ट्री लेते हैं और डिटेल्ड उसके बारे में पूछते हैं कि आपका टाइमिंग, साथ में रहने का समय, क्योंकि आजकल इतना बिजी लाइफस्टाइल हो गया है कि ये सब चीज़ों पे लोग कम ध्यान दे पा रहे हैं। तो उनकी प्रॉपर हिस्ट्री ली जाती है, देखा जाता है कि वो कितना साथ में टाइम स्पेंड कर पा रहे हैं और अगर वो प्रॉपर वे में साथ में इंटरकोर्स टाइम से कर रहे हैं, उस टाइम पे कर रहे हैं जिस टाइम पे ओवुलेशन टाइम होता है। और आजकल की लड़कियां भी बहुत स्मार्ट होती हैं, वो ओवुलेशन ट्रैक कर लेती हैं अपना, अकॉर्डिंगली वो हस्बैंड के साथ उस टाइम पे रहने की कोशिश करती हैं। अगर ये सारी कोशिशों के बाद भी उनका नहीं कंसीव हो रहा है और 1 साल हो गए शादी को, तो डेफिनेटली देयर इज़ अ टाइम टू विजिट योर फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। और कपल जब विजिट करता है तो हम लोग दोनों हस्बैंड वाइफ के डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशंस करवाते हैं और उससे हम लोग को पता चल जाता है कि क्या कमी है एंड देन उसके अकॉर्डिंग हम ट्रीट करते हैं। जी, जब कोई पेशेंट आता है, जो कोई कपल आता है आपसे विजिट करने के लिए, तो वो किस तरीके के उनके मन में डर और सवाल होते हैं आईवीएफ को लेकर? एक्चुअली आईवीएफ यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इसको लेके अभी भी लोगों के मन में बहुत सारे सवाल और भ्रांतियां हैं। सबसे पहले तो वो ये सोचते हैं कि आईवीएफ बता दिया गया मतलब उनका एक ये लास्ट रिजॉर्ट है, अगर इससे प्रेगनेंसी नहीं हुई तो उन्हें कभी प्रेगनेंसी ही नहीं होगी। जबकि आईवीएफ एक बेहद सक्सेसफुल प्रोसीजर है और बहुत सारे जो कपल्स हैं वो इसको अवेल करके मातृत्व एवं पिता बनने का सुख प्राप्त कर रहे हैं। और जो उनके मन में भ्रांतियाँ होती हैं वो ये हैं कि मेनली वो लोग ये सोचते हैं कि आईवीएफ बहुत पेनफुल प्रोसीजर है और इसमें कुछ जो पेरेंट्स होते हैं और जो मदर होती है उसको बहुत मतलब मदर को बहुत पेनफुल इंजेक्शंस लगते हैं। और उसमें ये भी कुछ गांव में ये माना जाता है, गांव की लेडीज़ कहती हैं कि किसी और का सीमेन सैंपल लेडी में इंसेमिनेट कर दिया जाता है। और जो आईवीएफ से जो बच्चे होते हैं वो मतलब हो सकता है कि जन्मजात रूप से विकसित ना हो प्रॉपर वे में। तो ये सारी भ्रांतियां हैं आईवीएफ को लेके। इस वजह से कपल्स बहुत डरे रहते हैं आईवीएफ को लेके। छोटी छोटी बातें हैं पर इनको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है एट द टाइम ऑफ फर्स्ट काउंसलिंग। जब हम फर्स्ट टाइम कोई भी कपल हमारे पास
आईवीएफ के लिए आता है तो हमें उसकी काउंसलिंग, डिटेल काउंसलिंग करनी चाहिए इन सब मुद्दों पे। जी, प्रोसीजर की बात आपने की, ठीक है। अगर हम सिंपली वे में अगर प्रोसीजर समझाना चाहेंगे आप, तो कैसे समझाएंगे? इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसीजर। आईवीएफ बेसिकली इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या आईवीएफ में लेडी के एग्स लिए जाते हैं और हस्बैंड का स्पर्म लिया जाता है। लेडी के एग्स यूजुअली हम लोग उसको इंजेक्शंस लगा के उसकी एग बढ़ाते हैं। 9 to 10 डेज इंजेक्शन लगते हैं एक लेडी को। फिर उसका एक बहुत ही नॉन इन्वेसिव वे में एग पिकअप या ओवम पिकअप नाम से प्रोसीजर होता है, उससे उसके एग निकाल लिए जाते हैं, वो भी वजाइनल रूट से, मतलब पेट में कोई कट चीरा नहीं लगता है। वजाइनल रूट से लाइट एनेस्थीसिया में निकाल लिए जाते हैं और उसी दिन उसके हस्बैंड का सीमन सैंपल लिया जाता है। दोनों को लैब में मिक्स किया जाता है, एग और स्पर्म को, और फिर हम उसको एम्ब्रियो डेवलपमेंट के लिए इंक्यूबेटर में छोड़ देते हैं। फिर एम्ब्रियो जब डेवलप हो जाता है तो हम कपल को इन्फॉर्म कर देते हैं कि आपका एम्ब्रियो अब बन गया है और आप ट्रांसफ़र करा सकते हैं। कभी कभी हम उसी सेम साइकिल में ट्रांसफ़र कर देते हैं, उसको कहते हैं फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफ़र, और कभी कभी हम लोग उस मंथ वेट करके नेक्स्ट मंथ में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इट इज़ अ प्रोसेस इन विच हम लोग फीमेल गैमीट ले रहे हैं, मेल का स्पर्म ले रहे हैं, उसको मिक्स कर रहे हैं इन लैब बाय मीन्स ऑफ आर प्रोसीजर्स, एंड देन वी आर ग्रोइंग इनटू इट एम्ब्रियो, एंड एम्ब्रियो को इम्प्लांट कर रहे हैं यूट्रस में। सो इट इज़ टोटली योर बेबी। आपके एग आ रहे हैं, आपके स्पर्म आ रहे हैं, वो डॉक्टर और को मेहनत तो करनी है, पेशेंट को भी वो इंजेक्शंस टाइम से लेने हैं, जो आपको इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं उसको नियमतः फॉलो करना है। डॉक्टर साहब, जैसे कोई आईवीएफ पेशेंट आपके पास आता है तो कभी कभी वो मेंटली प्रिपेयर नहीं होते हैं कि हमें ये इस प्रोसीजर को कराना है, तो कैसे मेंटली प्रिपेयर होते हैं वो, मतलब किस तरीके का सजेशन आप देती हैं कि वो माइंडसेट उनका बन जाता है आईवीएफ के लिए? देखिए, पहले तो जो पेशेंट आईवीएफ के लिए हमारे पास आता है ना, वो ऑलरेडी इतना ट्रीटमेंट करा के आ रहा होता है, मतलब उसके दिमाग में इतनी दवाइयाँ, इतना इंजेक्शन, इतना उसके एक राम कहानी होती है उसके पास, बहुत लंबी स्टोरी है, वी वेंट टू दिस डॉक्टर, दैट डॉक्टर, ये वो। तो वी हैव टू लिसन टू इट वेरी वेरी केयरफुली। हम ये नहीं सोच सकते अरे तेरा नहीं हो रहा है चल तो आईवीएफ करा, इस तरह से हम नहीं उससे बात कर सकते। वी हैव टू लिसन टू दैट राम कहानी, पूरी कहानी सुनते हैं, फिर हम आकलन करते हैं कि व्हाट स्टेप कुड हैव बीन टेकन टू इम्प्रूव द थिंग्स। फिर फाइनली किसी डॉक्टर ने उसको आईवीएफ एडवाइस किया, तब वो हमारे पास चल के, तो हमें उसकी पूरी कहानी सुननी है। और प्लस उस कहानी सुनने के बाद तब उसको लगेगा कि हाँ, डॉक्टर इज रियली मेरे साथ दुख में इन्वॉल्व हो रहा है, मेरे कष्ट में मेरे साथ इन्वॉल्व हो रहा है, ट्रस्ट। तब धीरे धीरे फिर हमारी तरफ से उसकी एक डिटेल्ड काउंसलिंग होती है कि हाउ वी आर गोइंग टू गो अबाउट आवर प्रोसीजर एंड हाउ कंफर्टेबल वी आर गोइंग टू मेक यू फील अबाउट दिस प्रोसीजर। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो सारी बेसिकली डॉक्टर तो अपनी काउंसलिंग करता ही है, बट जो बहुत ही अच्छे आईवीएफ सेंटर्स हैं जहाँ पे क्वालिफाइड वे में डॉक्टर्स हैं और जो प्रॉपर वे में अपना सारा सेंटर मेंटेन करते हैं, दे कीप अ साइकोलॉजिकल काउंसलर फॉर दिस टाइप ऑफ पेशेंट। कि डॉक्टर की काउंसलिंग तो अपनी जगह है ही, पर जो एक प्रोफेशनल काउंसलर होता है वो भी इनको उस जर्नी में हेल्प करता है थ्रू आउट द जर्नी। ओके, ठीक है। आजकल जिस तरीके की प्रॉब्लम है उसमें बहुत जल्दी लोग पेशेंस मतलब हार जाते हैं, 1 साल तक वेट करते हैं और उन्हें लगता है कि नहीं, कुछ मतलब कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, फर्टिलिटी नहीं हो पा रही है, तो उसके बाद वो जिस तरीके से या तो प्लान करते हैं तो वो ट्रीटमेंट जल्दी शुरू करना चाहते हैं या काफ़ी टाइम तक इंतज़ार करते हैं, लेकिन सही क्या है, क्या चीज़ उन्हें प्लान करनी चाहिए? सी देयर आर इसमें हम कहेंगे 2 स्कूल ऑफ थॉट्स इन दिस टाइप ऑफ पेशेंट्स। जो देखिए डिपेंड करता है कि आपका आपने एक्चुअली हर आदमी तो आजकल सोशल मीडिया पे रीड कर रहा है चीज़ों को, ठीक है। अच्छा, ये डॉक्टर ने आईवीएफ एडवाइस किया, तुरंत वो गूगल पे सर्च करेगा क्या कोई अन्य तरीका है आईवीएफ के अलावा। हाँ जी, उसके पास 4 ऑप्शन आ जाएंगे, फिर वो उस पर रिसर्च करेगा। एक तो इस टाइप का क्लाइंट है, हाँ, गूगल ज्ञान ले रहा है, वो रीड कर रहा है चीज़ों को एंड ही इज ट्राइंग टू एक्सप्लोर अदर थिंग्स। तो दीज पेशेंट्स, उसमें से समझ लीजिए अगर 10 पेशेंट ने ऐसे एक्सप्लोर किया तो मे बी 1 विल बी 9 तो रह जाएंगे ना। फिर वो डिप्रेशन में चले जाएंगे एंड दे आर डूइंग लेट, वो लेट करते जा रहे हैं, जो ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस हैं आईवीएफ के, ठीक है। और एक दूसरा स्कूल ऑफ थॉट है, आई हैव बीन टू द इंटेलेक्चुअल पर्सन, आई हैव बीन टू अ क्वालिफाइड डॉक्टर,
दे हैव एडवाइज्ड मी IVF एंड आई नीड टू टेक एक्शन, अदरवाइज मेरी फर्टिलिटी और कम हो जाएगी, फिर IVF में भी सफलता के चांस कम हो जाएंगे। तो दो तरह के लोग हैं, तो डिपेंड करता है कि आप किस स्ट्रेटा को बिलोंग करते हैं। हाँ जी। So these type of, I think, informational videos may help those type of people जी to become aware. जी, अगर हम लास्ट कुछ वर्षों की बात करें तो इसमें जो जिस तरीके से लाइफस्टाइल है, काम का तनाव है, अनियमित दिनचर्या है और कई सारे रीजंस हैं, लोग देर से प्लान करना चाहते हैं, देर से शादी होती है, तो उसमें क्या एज जो होती है उसमें उसके बाद कंसीव करना बड़ा मुश्किल हो जाता है? According to me, मतलब 21 to 35 years जो ladies की age है, that is the most fertile period of a lady, and she should conceive in that age. और मेल्स के लिए अप टू 21 to 40 years. अगर इसके बियॉन्ड, इस एज लिमिट के बियॉन्ड अगर कोई एक्सीड कर रहा है तो देयर आर चांसेस कि इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम बढ़े। एंड डेफिनेटली आजकल लेट मैरिज हो ही रही है, तो इस वजह से their couples are coming for infertility issues. Even males are also, you know, into lot of habits, stressful. एक तो working hours, night shifts हो रहा है, day के shifts हो रहे हैं, वो लोग साथ में रह नहीं पा रहे हैं, फिर क्या कहते हैं, स्ट्रेस, वर्क स्ट्रेस, वो सारे एक उनको टारगेट्स पूरे करने हैं, लॉट ऑफ थिंग्स, तो फिर वो उस चीज़ पे फोकस नहीं कर पाते, एंड व्हेन इट्स टाइम टू फोकस फॉर दोज थिंग्स देन इट्स ऑलरेडी बिकम वेरी लेट। तो दैट्स व्हाई मुझे लगता है कि आजकल जो IVF वगैरह ज़्यादा बढ़ रहा है वो ये लाइफस्टाइल का बहुत बड़ा कारण है, एज और लाइफस्टाइल का बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा जब कोई कपल आपके पास आता है तो उसके मन में पहला सवाल क्या होता है? उसके मन में, अगर मेरे पास कोई कपल IVF के लिए आता है तो पहला सवाल यही होता है कि डॉक्टर साहब मैं माँ बन पाऊंगी कि नहीं। इंडियन मेंटालिटी में यही फर्स्ट क्वेश्चन है कि मेरा IVF से सक्सेस होगा कि नहीं। एंड हम उस पर्पस से ही आए हैं, तो फिर IVF सबसे पहला ये क्वेश्चन है कि मुझे IVF सजेस्ट किया गया और मेरा, I have heard about you, you are an IVF specialist, now you tell me doctor my IVF will become successful or not. That is the first question they ask me. Okay, but in spite of knowing that IVF is not 100% फुल प्रूफ प्रोसीजर, ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति जो IVF कराता है, हर कपल दे गेट प्रेग्नेंट, एवरीबडी, आप गूगल करके आए सब कुछ, आप सक्सेस रेट भी गूगल करके आइए, 60 to 70% इज द सक्सेस रेट। 60 to 70%, ओके, मे बी लिटिल बिट मोर विद एडवांस टेक्नोलॉजीज, 10% और मान लीजिए, बट इट इज़ नॉट 100%। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है कि हमारा IVF सक्सेस होगा या नहीं होगा। जी, तो डेफिनेटली अगेन दैट, यू नो, उससे हमें ये मिलता है कि हमें आगे अब इनको काउंसल करना है, बिकॉज अभी इनको आइडिया ही नहीं है कि IVF में सक्सेस भी होता है, एंड देयर आर सम पीपल हु आर नॉट गेटिंग सक्सेसफुल ऑल्सो। सो दैट स्टार्ट्स आवर काउंसलिंग में, हमारा सबसे पहला पार्ट यही रहता है जी, क्योंकि सबसे पहला क्वेश्चन यही रहता है कि विल आई गेट प्रेग्नेंट, यू आई एम डूइंग सच अ कॉस्टली प्रोसीजर जी, एंड सच अ, अकॉर्डिंग टू देम कि लंबा प्रोसीजर है, एंड जो भी मिथ्स हैं उनके पेनफुल है और ये सब। सो विल आई गेट डिपेंड करता है हम कितना पॉजिटिव हैं उस चीज़ को लेके, उस प्रोसीजर को लेके, हमारा डॉक्टर पे कितना ट्रस्ट है, ये सब चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। डॉक्टर पे ट्रस्ट, तो मुझे लगता है कि पेशेंट डॉक्टर पे ट्रस्ट तभी करता है IVF में जब उसका रिजल्ट आता है, क्योंकि IVF में रिजल्ट आता है या नहीं आता है, दो ही चीज़ें होती हैं, बीच में कोई, जैसे एक एग्जाम्पल हम बता रहे हैं, फीवर आया किसी को, है ना, हाई ग्रेड फीवर है, वो डॉक्टर के पास गए थे, फीवर थोड़ा डाउन हो गया, हाँ थोड़ा फायदा हो गया, उसके बाद चलो हम दूसरे डॉक्टर को दिखा लें, थोड़ा सा और अच्छी दवाई दे देगा, हाँ, और डाउन हो जाए। बट IVF में ऐसा नहीं होता, थोड़ा और बहुत नहीं होता, या होता है या नहीं होता है। तो जब होगा, जब उसको तो होगा तब डॉक्टर पे ट्रस्ट होगा। बाकी जो उसकी जर्नी है, अगर उसको डॉक्टर पूरी तरह सपोर्ट कर रहा है, उसका स्टाफ सपोर्ट कर रहा है, काउंसलर उसके साथ लगे हुए, तो वो ट्रस्ट, तब वो आपको ट्रस्ट, तब आपके पास, और इन वेल इन्फॉर्म्ड है वो हर चीज के बारे में, ये भी इंपॉर्टेंट है, ही और शी, द कपल इज वेल इन्फॉर्म्ड अबाउट एवरीथिंग, व्हाटएवर प्रोसीजर ही इज गोइंग थ्रू। लेकिन हमारा पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी होता है, इस जो ये प्रोसेस। डॉक्टर तो हर पेशेंट के लिए पॉजिटिव होता है, पेशेंट को अपने लिए, हाँ, पेशेंट को अपनी, मतलब उस सक्सेस रेट के लिए बहुत पॉजिटिव होना जरूरी होता है, क्योंकि उसका बहुत फर्क पड़ता है।
अगर वो डरता ही रहेगा तो फिर that's where the need of counselor comes. Always we tell the counselors कि आप इनको मोटिवेट करिए, इनको मतलब थोड़ा सा, किसी किसी को हम स्पिरिचुअल भी होने को कहते हैं कि भाई थोड़ा मेडिटेट करो, थोड़ा शांत करो मन को। कोई भी दवाई, कोई भी इंजेक्शन तभी काम करेगा व्हेन इट्स फ्रॉम योर माइंड। यू हैव टू बी काम, यू हैव टू बी पेशेंट। सही बात है। ठीक है। अगर हम फर्टिलिटी की बात करें तो इसका इलाज सिर्फ मेडिकल ही है या फिर भावनात्मक सफ़र भी होता है? कई बार जो पारिवारिक दबाव होता है, समाज का दबाव होता है, वो भी मरीज के दिमाग पे कहीं ना कहीं असर डालता है। तो जैसा अभी आपने बताया कि हम काउंसलिंग करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो ऐसे कितने पेशेंट आते हैं जो स्टार्टिंग में बहुत उनको लगता है, बहुत डरे हुए सहमे हुए होते हैं, लेकिन आप जब काउंसलिंग करते हैं तो उसके बाद जो उनके का माइंडसेट होता है बहुत पॉजिटिव हो जाता है इस दिशा में? देखिए, जिस तरह से हम लोग, हमारा जो प्रोटोकॉल है, हम लोग जिस टाइम स्पेंड करते हैं, जो हमारी फर्स्ट विजिट होती है, जब हमारा पहली बार हम फर्स्ट इंटरेक्शन विद दैट कपल जब हमारा होता है, तो वी गिव एट लीस्ट 45 मिनट्स टू 1 hour टू दैट पेशेंट फॉर ओनली काउंसलिंग, लिसनिंग टू हर स्टोरी। जैसे मैंने कहा ना, उनकी जो एक लंबी स्टोरी है, राम कहानी पूरी सुनो, उनकी बात सुनो, गेट इन्वॉल्व विद देम, थोड़ा टची बनो, थोड़ा सा उनके साथ इन्वॉल्व हो कि what they have gone through, try to, and you will realize that कि what they have gone through, then only they will get that attachment from you. Okay. और तब वो ट्रीटमेंट में जाते हैं और तब थोड़ा सा वो और कन्विंस होते हैं और वो ट्रीटमेंट कराते हैं। जी। और अगर आप बहुत प्रोफेशनली इस चीज़ को डील करते हैं तो थोड़ा सा पेशेंट भी थोड़ा बैक सीट लेता है। जी। कई बार एक धारणा ये भी बन जाती है कि जो फर्टिलिटी है, जो फर्टिलिटी से जुड़ी जो समस्या है उसका समाधान सिर्फ आईवीएफ ही है। ये कहाँ तक सच है? ऐसा कुछ भी नहीं है। फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट, रिप्रोडक्टिव मेडिसिन एक अलग से ब्रांच है। इसमें सिर्फ आईवीएफ थोड़ी ना होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनसे आप कंसीव करने में जो मददगार होती हैं, और वो सारी पद्धतियों का उपयोग करा जाता है पहले। यदि उनसे सक्सेसफुल नहीं होता है, एक जो वेल क्वालिफाइड फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट है, जो वेल क्वालिफाइड है, जिसका सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो करता है, वो डेफिनेटली पहले वो चीज़ें ट्राई करेगा जिससे नेचुरली प्रेगनेंसी हो जाए या थोड़ा बहुत मेडिसिन से हो जाए। और जब एकदम ही नहीं बनता है काम, सारे प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट्स जब फेल हो जाते हैं, देन देयर इज अ स्मॉल प्रोसीजर नोन एज आईयूआई। दीज आल्सो वर्क्स इन सम पेशेंट्स। So you can try those procedures, and then because IVF is a very financially also a very draining procedure. So IVF कहने से पहले हमें भी 4 बार सोचना पड़ता है कि क्या वो पर्सन अफोर्ड कर पाएगा। Because इंडियन जो आपकी वो है, जो आपके जो करंट सैलरीज हैं, उसमें पेशेंट को प्रॉब्लम होती है। जो एक मीडियोकर मिडिल क्लास पर्सन है, उसके लिए IVF अफोर्ड करना थोड़ा मुश्किल है। So we also have to think, and we always advise the preliminary treatments कि पहले भाई आप 2, 4, 6 महीने हमारा ट्रीटमेंट करके देखो नहीं, वो सब प्रोटोकॉल में है। You have to advise them the मतलब आप मेडिसिन के थ्रू पहले उनको चीज़ों को ठीक करने की फर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स बने हैं, उनका कोर्स होता है। We do it. There are tests also which जिससे आइडेंटिफाई होता है कि क्या कॉज है, फिर हम लोग उसका ट्रीटमेंट मतलब कई बार ऐसे पेशेंट आ जाते हैं जो कि सिर्फ मेडिसिन के थ्रू ट्रीटमेंट, फर्टिलिटी ट्रीटमेंट जैसा आपने बताया, तो वो मेडिसिन के थ्रू आप चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करते हैं। अरे डेफिनेटली, सो मेनी पेशेंट्स टू गेट प्रेग्नेंट बाय मेडिसिन। एवरीबडी डजंट नीड आईवीएफ। हु सेड एवरीबडी नीड्स आईवीएफ? मगर हाँ, अगर आपका वो सिचुएशन आ गया है कि आप एडवाइस हो गया आईवीएफ, देन यू कैन नॉट टेक अ बैक स्टेप। इसमें एज फैक्टर सबसे ज़्यादा है, क्योंकि अगर आपकी एज बढ़ गई तो आईवीएफ में भी रिजल्ट डाउन हो जाएगा। हाँ जी, मतलब एक जो टाइम, एक लिमिट टाइम है, उसमें ही हमें डॉक्टर के पास जाके पूरा प्रोसीजर के बारे में पता कर लेना चाहिए। इसके बाद अगर हम बात करें कि ऐसा कोई दूसरा अगर ट्रीटमेंट की बात करें आईवीएफ के अलावा, तो वो भी क्या कारगर होता है? हाँ, ऑल्टरनेटिव मेडिसिन में होती जैसे बात हो गई। इसके अलावा अगर हमारी एलोपैथी में देखें तो आईवीएफ के अलावा भी मैंने जैसे आपको बताया आईयूआई प्रोसीजर होता है। आईयूआई में इसको कहते हैं कृत्रिम गर्भाधान। इसमें क्या करते हैं कि हस्बैंड का जो सीमेन होता है, हाँ जी, वो प्रोसेस करके लैब में ओव्यूलेशन के टाइम लेडी के यूट्रस में डाल दिया जाता है। इसको कहते हैं इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। इससे भी मतलब आईवीएफ जितना हाई सक्सेस रेट नहीं है इसका, बट 15 से 20% इसका सक्सेस रेट है, और इससे भी लोगों को कंसीव होता है।
और ये उन्हीं लोगों के लिए ज़्यादा कारगर है जिनको बेसिकली जिनके ट्यूब्स ओपन होते हैं, जिन लेडीज़ के, उनमें ओव्यूलेशन अगर टाइम से हो जाता है तो हम हस्बैंड का सैंपल अंदर इंजेक्ट कर देते हैं। इसको IUI कहते हैं। दिस इज़ अ लिटिल बिट प्रोसीजर विच वी डू बिफोर IVF। अगर कंपैरेटिव अगर उससे कंपेयर करें तो IVF से ये कितना, मतलब इसमें कितना कॉस्ट आता है? इसका कॉस्ट और IVF के कॉस्ट में बहुत फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। बिकॉज इसमें सिर्फ हस्बैंड, जो कपल है उसके हस्बैंड का सैंपल प्रोसेस करके उससे अच्छे स्पर्म्स निकाल के केवल इंसेमिनेट करते हैं। हाँ जी। और जो IVF है उसमें बेबी बनाया जाता है। तो बेबी बनाने की कॉस्ट, जो कि एक्चुअली में फर्टिलाइजेशन और जो एक्चुअली में कहिए कि जो भगवान करता है पेट में, हाँ, वो चीज़ हम लैब में कर रहे हैं। तो उस चीज़, उस टेक्नोलॉजी को इम्प्रोवाइज करने के लिए देयर इज़ अ कॉस्ट इन्वॉल्व्ड। सो दैट्स जैसे IVF का प्लान करते हैं लोग और एक उम्मीद के साथ आते हैं, लेकिन फर्स्ट प्रोसेस जो भी हुआ, स्टार्टिंग की गई और उनको सक्सेस नहीं मिली, तो क्या वो दोबारा से प्लान करते हैं? देखिए, यही चीज़ है कि दोबारा से प्लान, अगर आपकी वेल काउंसल्ड है, जैसे मैंने आपसे कहा फर्स्ट विजिट, अगर आपके पेशेंट को वेल काउंसल्ड है कि देख भैया तुम्हारे में ये कमी है, तुम्हारे में ये कमी है, तुम्हारा हम एक बार में हो सकता है ना हो, दूसरी बार में भी लग सकता है अटेम्प्ट, अगर उसको फर्स्ट विजिट में ये बता दिया गया है जी, तो वो डेफिनेटली जब उसका अगर सक्सेस नहीं होगा तो वो एक उसको सेटबैक तो लगेगा, शॉक तो लगेगा, बट he will come out of that shock fast because he was told about it, he or she, the couple was told about it कि हाँ तुम्हारा फेल हो सकता है। और फिर जब हमने उसको आगे की भी काउंसलिंग कर रखी है। डॉक्टर साहब, IVF प्रोसेस के लिए जो कपल्स हैं वो कई सारी होप लेकर आते हैं, उनके मन में लगता है कि उनको कि डॉक्टर साहब मतलब हमें तो बच्चा मिल ही जाएगा और हमें माता पिता बनने का सुख मिलेगा, हीलिंग मिलेगा, लेकिन कई बार उनकी जो ये होप होती है वो फेल हो जाती है, नहीं सक्सेस हो पाता है बेबी का प्रोसेस। तो फिर दोबारा आप उन्हें कैसे मोटिवेट करते हैं कि दोबारा उस प्रोसेस को वो करा सकते हैं और उनको सक्सेस मिलने के चांसेस कुछ रहेंगे, ऐसा कैसे करते हैं आप? देखिए, IVF वेल नोन फैक्ट है कि IVF कोई ज़रूरी नहीं है कि फर्स्ट टाइम में सक्सेस हो जाए। इसका सक्सेस रेट इन द बेस्ट ऑफ हैंड्स 60 to 70% है। ये हम लोग जब पेशेंट को फर्स्ट, जैसा कि मैंने बोला कि जब फर्स्ट टाइम वो हमें विजिट करता है, जब कपल विजिट करता है, तो उसका डिटेल्ड काउंसलिंग होती है। पहले उसकी बातें सुनी जाती हैं, फिर अपनी तरफ से प्रोसीजर्स बताया जाता है IVF का। उसके बाद ये भी बताया जाता है कि IVF का सक्सेस रेट क्या है, ये भी बताया जाता है कि IVF आपको हो सकता है सेकंड टाइम भी कराना है। तो पेशेंट वेल इन्फॉर्म्ड रहता है। अगर आप अच्छे IVF स्पेशलिस्ट से मिल रहे हैं तो वो आपको वेल इन्फॉर्म्ड रखेगा कि यू मे नीड अ सेकंड अटेम्प्ट इन द बेस्ट ऑफ हैंड्स ऑल्सो। अगर आप सबसे बेस्ट तरीके से IVF करें, बेस्ट हैंड्स, बेस्ट इंजेक्शंस, बेस्ट मेडिसिन, सब कुछ बेस्ट हो, तो भी यू मे नीड अ सेकंड अटेम्प्ट। तो डेफिनेटली जब उसका सपोज सब कुछ बेस्ट करने के बाद भी उसका अगर फेल हो रहा है तो वो वेल इन्फॉर्म्ड था कि फेल हो सकता है। तो वो डेफिनेटली जब एकदम से फेल होता है तो उसको एक शॉक लगता है, मेंटल सेटबैक में आ जाता है, बट धीरे धीरे वो रिकवर हो जाते हैं एंड दे नो कि दे ट्रस्ट देयर डॉक्टर बिकॉज डॉक्टर हैज ऑलरेडी टोल्ड देम दैट यू माइट नीड अ सेकेंड अटेम्प्ट एंड देन दे कम फॉर काउंसलिंग। हम उनकी डिटेल, जो भी पेशेंट नेगेटिव होता है, हम उसको काउंसलिंग के लिए बुलाते हैं और डिटेल अगेन हम उसकी काउंसलिंग करते हैं। वी ट्राई टू फाइंड आउट कि वेयर थिंग्स कुड हैव गॉन रॉन्ग, कहाँ हस्बैंड की भी इन्वेस्टिगेशंस, वाइफ की भी देखते हैं कि कहाँ, या फिर हमारे लैब की कंडीशंस क्या, व्हाट वेंट रॉन्ग, सो दैट वी आर नॉट इन अ रश कि हमें तुरंत सेकंड अटेम्प्ट लेना है। हमें अब ये फाइंड आउट करना है कि कहाँ, what can be improved in this case to give a better result to the couple। और जब पेशेंट को ये रियलाइज हो जाता है कि हाँ दिस सेंटर और दिस डॉक्टर इज डूइंग सो मच एफर्ट विद मी टू मेक माई प्रोसीजर सक्सेस, तो वो सेकेंड टाइम आराम से कराता है। जी, ठीक है। जैसे कि आपने कहा गूगल ज्ञान बहुत से लोग ले लेते हैं, तो ऐसे वो क्या क्या ज्ञान लेकर आते हैं कि आपने जैसे कहा कि बहुत से लोग गूगल ज्ञान लेकर आते हैं कि IVF में इतनी सक्सेस रेट होती है और इस तरीके से लेकर चले आते हैं और IVF प्रोसेस देख लिया कि हाँ इसका एक सॉल्यूशन है कि हाँ हम इस प्रोसेस को कर सकते हैं, लेकिन वो सक्सेस
रेट कितनी है ये कई बार नहीं देखते हैं। तो ऐसे कितने कपल्स आपके पास आते हैं जो सिर्फ गूगल के माध्यम से जानकारी आधी अधूरी लेकर आते हैं और कंफ्यूज रहते हैं उन चीज़ों को लेके, कितनी उनको गलत चीज़ें उनके दिमाग में बैठी होती हैं? 70% लोग तो ऐसे आते हैं जिनको सोशल मीडिया में सोशल, क्योंकि आजकल 90% लोग सोशल मीडिया चला रहे हैं, बट जो अगर अर्बन एरिया से मानिए तो 70% लोग, और 30% जो आपके रूरल एरिया के पेशेंट हैं वो इतना नहीं, उनको इतनी नॉलेज नहीं है, वो उनको बस पता है आईवीएफ होता है उससे बच्चा हो जाता है बस। बाकी जो डिटेल्ड थोड़ा सा ज़्यादा जो लोग पढ़ के आते हैं, जो थोड़े अर्बन एरिया के होते हैं, वो ज़्यादा अपडेटेड रहते हैं, वो ज़्यादा पढ़ के आते हैं। बट प्रॉब्लम इज़ कि गूगल इज़ वास्ट, तमाम तरह की नॉलेज उसमें भरी हुई है। आईवीएफ भी प्रकार प्रकार का होता है, बहुत आईवीएफ में एडवांस प्रोसीजर होते हैं, इक्सी होता है, ब्लास्टोसिस्ट होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो उनको उसकी डिटेल नहीं पता है, उन्होंने सिर्फ आईवीएफ, दे आर इन दैट, उन्होंने बस रीड कर लिया इंटरनेट से 4-5 चीज़ें, उनके ऊपर क्या लागू होगा, उनके ऊपर कौन सा ट्रीटमेंट सक्सेस होगा, ये तो उनको एक सीनियर फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट ही बताएगा। उसके लिए वो गूगल पे डिपेंड नहीं हो सकते हैं जी। They can suggest the doctor कि doctor I have read about these things and I think these things might be helpful in my case, but what is actually going to be helpful in their case वो तो डॉक्टर ही डिसाइड करके बताएगा। बिल्कुल, आईवीएफ में भी कितने वेरिएशन हैं, किस बहुत तरीके का वेरिएशंस हैं, किस पेशेंट को सूट करेगा ये एक डॉक्टर ही बताएगा। इट स्टार्ट्स विद द इंजेक्शंस, हार्मोनल इंजेक्शन, कौन से इंजेक्शंस आपको सूट करेंगे, कैसा आपको क्या कहते हैं, कैसी मेडिसिन आपको सूट करेंगी, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे पेशेंट आते हैं, कपल्स आते हैं, तो उनका दिमाग में सबसे पहले यही होता है कि डॉक्टर साहब कितना सक्सेस हो सकता है हमारा ये प्रोसीजर। तो आप कैसे उनको इंश्योर करती हैं कि हाँ मतलब सक्सेस होने के चांसेस हैं भी और 70% हैं भी और 30% नहीं भी हैं, तो वो कैसे कन्विंस होते हैं? हाँ, कन्विंस होते हैं। देखिए, दैट इज़ माई वे ऑफ सेइंग द थिंग्स। देखो, मैं आईवीएफ जो एक माइंडसेट में लोगों के है, ये लास्ट है, इसके बाद कुछ नहीं हो सकता है ना, ये सब मान के तो हम कहते हैं पेशेंट से, मैं बोलती हूँ पेशेंट से कि बेटा तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं ही नहीं, तुम्हारे पास एक ही रास्ता है। अब ये 70% दे रहा है चाहे 60% दे रहा है, तुम्हें इसी पे जाना है, यू डोंट हैव एनी ऑप्शन। सो दैट इज़ हाउ पेशेंट गेट कन्विंस्ड कि मेरे पास दूसरा रास्ता तो है ही नहीं, कि मेरे को नॉर्मल ट्रीटमेंट से या फिर थोड़े बहुत जो सपोर्टिव ट्रीटमेंट है उससे मुझे बच्चा हो जाएगा। वो रास्ता ऑलरेडी खत्म हो चुका है, कर चुके हैं वो ट्रीटमेंट पहले से। तो यू हैव ओनली वन वे। अब भगवान ने आपको एक ही लाइफ दी है, एक ही मौका दिया है, तो अगर आपको 70, अगर साइंस, आजकल की साइंस जो इतनी एडवांस हो गई है, अगर आपको वो 70% भी मौका दे रही है तो व्हाई नॉट अवेल इट। तो ऐसे जब हम इस तरह से बात करते हैं कि तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है एंड साइंस इज गिविंग यू 70%, देन व्हाई नॉट गो फॉर इट। अदरवाइज यू विल रिग्रेट ऑल योर लाइफ कि हमारे पास वो टेक्नोलॉजी थी, हमने उसको नहीं यूज़ किया, शायद हमें हो जाता। तो मैं तो ये कहती हूँ कि जो भी फाइनेंशियली स्पेंड कर सकता है और जिसको आईवीएफ की एडवाइस दी गई है वो ज़रूर आईवीएफ कराए, क्योंकि इसमें देयर इज़ नो अदर वे, द सेकेंड वे इज़ नॉट ओपन, सो द अदर वे हैज़ टू बी टेकन टू अचीव योर गोल। अगर आपको आईवीएफ से जुड़ी कुछ 3 मिथ बताने हों तो आप क्या कहना चाहेंगे? यस, बहुत कॉमन है। आईवीएफ में सबसे पहले तो लोग सोचते हैं कि इट इज़ अ वेरी पेनफुल प्रोसीजर। नॉट एट ऑल। आजकल नीडल फ्री आईवीएफ आ गया है, पेनलेस इंजेक्शंस हैं, जैसे इंसुलिन के इंजेक्शन होते हैं वैसे छोटी नीडल से इंजेक्शन, यू डोंट इवन नो कि वो इंजेक्शन लग भी गया, ठीक है। सेकेंडली, पीपल थिंक दैट यू हैव टू टेक बेड रेस्ट फॉर 9 months। इट्स नॉट लाइक दैट। पेशेंट जिस दिन पेशेंट का एग पिकअप होता है, पेशेंट वॉकिंग आता है, वॉकिंग जाता है, इट इज़ अ डे केयर प्रोसीजर, ओवम पिकअप। देन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र विच इज़ अ वेरी मतलब जो एक ऐसा प्रोसीजर जिसमें एम्ब्रियो डाला जाता है, उस दिन भी पेशेंट वॉक करके आता है, वॉक करके जाता है, ठीक है। 9 months का बेड रेस्ट सब पेशेंट्स को नहीं बोला जाता है। जो पेशेंट्स थोड़े हाई रिस्क होते हैं या जिनको कुछ स्पेशल कंडीशंस होती हैं, यूट्रस में गांठें हैं, ब्लीडिंग की समस्या है, उनको बेड रेस्ट वगैरह बताया जाता है, वो भी फॉर सम टाइम, नॉट दैट कि 9 months आपको बेड पे लेटे रहना है। हाँ जी। और एक मिथ और भी है लोगों के दिमाग में कि आईवीएफ के जो बच्चे होते हैं वो उनमें कुछ जन्मजात बीमारियां होने के चांस ज़्यादा रहते हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। आईवीएफ के बच्चों में और जो नेचुरली कंसीव बच्चे हैं उनमें इक्वल चांसेस हैं टू हैव एनोमली इन द चाइल्ड।
जी। सो देयर इज़ नो इंक्रीज चांस विद हाँ, ये आईवीएफ। एक बड़ी चीज़ आती है कि बच्चे बोलते हैं कि जो आईवीएफ प्रोसेस से बच्चे होते हैं वो नेचुरल नहीं होते हैं। नेचुरल प्रोसेस प्रोसेस जो होता है उससे उस तरीके के नहीं होते हैं। ऑब्वियस सी बात है कि जो अगर आपकी जो फेलोपियन ट्यूब में जो फर्टिलाइजेशन हो रहा है वो तो नेचुरल सिलेक्शन से हुआ है ना, जो स्पर्म सबसे एक्टिव था और जो एग ओवुलेट हुआ उसने फर्टिलाइज किया, मगर यहाँ पे हम एग और स्पर्म लेके उसको मिक्स कर रहे हैं, हुँ, हमारा बेस्ट ले रहे हैं, हमने जो निकाला है उसका बेस्ट ले रहे हैं, हुँ। तो थोड़ा सा नेचुरल से अलग है, बट अगेन वी आर टेकिंग द बेस्ट, सो देर इज हार्डली एनी चांस कि उसमें एनॉमली या गर्भ जन्मजात प्रॉब्लम ज़्यादा हो एज कम्पेयर टू अ नेचुरल प्रेगनेंसी। इट्स इक्वल, चांसेस आर इक्वल। एंड ऑल्सो एक जो और मिथ है लोगों में कि इसमें किसी और का, गांव के स्पेशली गांव का जो क्राउड है वो सोचता है कि आईवीएफ में तो किसी और का भ्रूण डाल दिया जाता है, हाँ, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। आईवीएफ लॉ के हिसाब से, अगर आप एआरटी लॉ के हिसाब से, तो आप किसी भी पेशेंट में किसी का भी एम्ब्रियो नहीं डाल सकते हैं। यदि किसी पेशेंट कपल को एग डोनर या स्पर्म डोनर की ज़रूरत पड़ती है तो उसको प्रॉपर कंसेंट साइन करनी पड़ती है, उसकी काउंसलिंग होती है, उसको बताया जाता है कि आपकी ये चीज़ कमज़ोर है, एग कमज़ोर है या स्पर्म्स कमज़ोर है, एंड वी माइट हैव टू टेक यूज़ ऑफ द डोनर स्पर्म्स एंड डोनर स्पर्म और डोनर एग, एंड देन प्रॉपर इन्फॉर्म्ड कंसेंट साइन होती है, देन ओनली यू कैन, तभी हम यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज ऐसे बिना इन्फॉर्म किए ऐसा अलाउड भी नहीं है, और ये मिथ है लोगों के दिमाग में। आईवीएफ को लेकर सबसे बड़ी गलतफ़हमी? आईवीएफ को लेकर सबसे बड़ी गलतफहमी है कि लोग समझते हैं कि बहुत ही पेनफुल प्रोसीजर है। जी, फर्टिलिटी के लिए एक सबसे ज़रूरी आदत? सबसे ज़रूरी आदत कि यू शुड लीड अ हेल्दी लाइफस्टाइल, ईट हेल्दी। ईटिंग हेल्दी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आजकल बहुत मार्केट में पैकेज फूड मिल रहा है विच इज़ वेरी बैड फॉर हेल्थ। ओके, एक ऐसी आदत जिसे तुरंत छोड़ देना चाहिए? ड्रिंकिंग, अल्कोहल, स्मोकिंग ओके। फॉर बोथ पार्टनर्स। लड़कियां भी बेहद स्मोक कर रही हैं इस समय। क्या पुरुषों को भी समय रहते फर्टिलिटी टेस्ट कराना चाहिए? डेफिनेटली, अगर कोई भी कपल हमारे पास आ रहा है, दे शुड गो फॉर अ हस्बैंड सीमेन एनालिसिस टेस्ट, क्योंकि कई बार मैंने तो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में 10-10 साल लोग लेडीज अपना ट्रीटमेंट करा रही हैं, उनके हस्बैंड नहीं करा रहे हैं टेस्ट, सेंटर ही नहीं आ रहे हैं, क्लिनिक नहीं आ रहे हैं, एंड फाइनली क्या हस्बैंड में ही प्रॉब्लम निकलती है, एंड दोस 10 years आर टोटली वेस्टेड। पहली मुलाकात में मरीज सबसे ज़्यादा क्या पूछते हैं आपसे? पहली मुलाकात में सबसे ज़्यादा यही पूछते हैं कि मेरा जो भी आप ट्रीटमेंट कर रही हैं वो सक्सेस होगा या नहीं होगा। आईवीएफ का सफ़र एक शब्द में? इमोशनली एंड फाइनेंशियली ड्रेनिंग जर्नी फॉर द पेशेंट and सफल- very challenging journey for the doctor. Challenge to make such people pregnant who are not getting pregnant naturally. सफलता के लिए क्या ज़्यादा ज़रूरी है? दवाइयाँ, लाइफस्टाइल या पेशेंस? Patience and patience only. एक It हेल्थ takes टिप? this procedure takes time. इसमें patience का बहुत रोल है। जी, एक हेल्थ टिप जो हर शादीशुदा कपल को अपनाना चाहिए? अगर शादीशुदा कपल है, अगर अपनी किसी भी वजह से अपनी चाइल्ड बेयरिंग डिले कर रहा है शादीशुदा कपल, जी। देन दे शुड ऑलवेज थिंक अबाउट देयर फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन। अगर मैरिड कपल है तो एम्ब्रियो फ्रीजिंग करवा लेना चाहिए। अगर अनमैरिड है और अपनी मैरिज डिले कर रहे हैं तो हस्बैंड को सीमेन फ्रीज करा लेना चाहिए, और हस्बैंड मीन्स मेल पार्टनर को, और फीमेल है अगर और मैरिज नहीं करना चाह रही तो यू शुड गो फॉर एग फ्रीजिंग। ओके। दैट इज अ फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन। फर्टिलिटी हम अपनी प्रिजर्व कर सकते हैं। सोशल मीडिया की सलाह या डॉक्टर की सलाह? सोशल मीडिया की सलाह नहीं, सोशल मीडिया पे आप अपडेट रहते हैं, आप तरह तरह की इंफॉर्मेशन लेते हैं, बट फाइनली वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके जब यू हैव टू अप्रोच योर डॉक्टर, एंड यू हैव टू, डॉक्टर की मेन तो आपकी ओपिनियन तो डॉक्टर ही फॉर्म करेगा कि आपको किस ट्रीटमेंट का रिक्वायरमेंट है। हाँ जी। लास्ट में एक रैपिड फायर क्वेश्चन है कि उम्मीद छोड़ रहे कपल्स के लिए एक मैसेज? एक बहुत ही छोटा मैसेज है, हिम्मते मर्दा तो मददे खुदा। मतलब अगर आप खुद अपनी उम्मीद नहीं छोड़ते हो, कोई भी परिस्थिति आए उम्मीद नहीं छोड़ो, तो खुदा आपकी मदद करता है और आप प्रेग्नेंट हो जाओगे। इट इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ ट्राइंग अगेन। आज की बातचीत में जैसे हमने आईवीएफ से जुड़े जितने भी पॉइंट्स हैं उन पे सब पे बातचीत की, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे कपल्स को जो इस मतलब इस जर्नी से गुजर रहे हैं कि वो, क्योंकि ये सफ़र सबके लिए आसान नहीं होता है,
और कुछ के लिए बिल्कुल ही ईज़ी होता है, लेकिन सबके लिए इतना भी आसान नहीं होता है। और सबसे पहले कि शादी हो जाती है तो लोग पूछते हैं गुड न्यूज़ कब दे रहे हो? जैसे 6 मंथ या 1 ईयर हो जाता है तो लोग पूछते हैं कि यार गुड न्यूज़ कब दे रहे हो? चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। पूछते हैं। लेकिन ये सबके लिए रास्ता कभी-कभी आसान नहीं होता है, उसके कई सारे फैक्टर्स पे हम बात कर चुके हैं, तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी? कि अगर आपको फैमिली की तरफ से प्रेशराइज़ किया जा रहा है कि जी। आपको कंसीव करना चाहिए, अब आपके बेबी होना चाहिए और आप उसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं हो, ना हस्बैंड ना वाइफ, तो यू आर इंडिविजुअल, यू कैन टेक योर ओन डिसीजन। आजकल साइंस इतनी एडवांस हो गई है कि अगर कोई कपल है जिसको बेबी नहीं चाहिए और फैमिली प्रेशराइज कर रही है, वो आए फर्टिलिटी क्लिनिक में, विजिट करे अपने डॉक्टर को, अपने टेस्ट कराए। अगर सब कुछ नॉर्मल है और अपनी फर्टिलिटी थोड़ी डिले कर सकता है तो डॉक्टर से बात कर ले। और अगर डॉक्टर कहता है कि आप अपनी फर्टिलिटी अभी डिले नहीं कर सकते तो आप अपना एम्ब्रियो फ्रीज करवा लीजिए, तो कोई टेंशन ही नहीं, वही 2 साल बाद भी आपको हो जाएगा। कम से वो प्रेशर से वो लोग प्रेशर डालेंगे मगर आपके ऊपर से वो प्रेशर चला जाएगा कि नाउ माई एम्ब्रियोज आर सेफ इन द IVF क्लिनिक। नाउ इफ आई वांट, जब मैं जो भी मैं अपनी लाइफ में ये अचीव करना चाहता हूँ, ये करना चाहती हूँ, यू फिनिश ऑफ विद दैट एंड देन यू गेट प्रेग्नेंट। कुछ फीमेल्स में ये प्रॉब्लम आती है कि जो उनकी एग क्वालिटी होती है वो काफ़ी लो होती है, तो उसके लिए क्या होता है प्रोसेस? देखिए, ये काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है कि आजकल जो लेडीज़ की एजिंग है वो फास्ट हो रही है, तो इस वजह से उनके एग क्वालिटी डाउन हो जाती है टाइम से पहले। तो ऐसे कंडीशंस में हम लोग पेशेंट का एक ब्लड टेस्ट होता है AMH, वो कराते हैं। अगर लेडी का AMH 1.5 से कम हो रहा है तो उसको इमीडिएटली एक्शन लेना है, उसको कुछ ऐसी फर्टिलिटी इम्प्रूविंग, एग क्वालिटी इम्प्रूविंग मेडिसिन होती हैं वो स्टार्ट करनी चाहिए और अपने फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से मिलना चाहिए। और कोशिश ये करनी चाहिए कि फास्ट प्रेग्नेंट होने की कोशिश करें बाय मींस ऑफ ड्रग्स और फर्टिलिटी ट्रीटमेंट जो डॉक्टर एडवाइस करता है। अगर उसके बाद भी, और इसके साथ लाइफस्टाइल, डाइट, ये सब चीज़ें तो फॉलो करनी, मेडिटेशन हुआ, योगा हुआ, ठीक है, वो तो करना ही है। अगर उसके बाद वो नहीं प्रेग्नेंट होती है और उसका एग क्वालिटी डाउन होता जा रहा है, AMH कम होता जा रहा है, तो दे शुड नॉट वेट एंड दे शुड डायरेक्टली गो फॉर द IVF. Because I have experience in my practice that these type of ladies जिनका एग क्वालिटी लो हो जाता है, जिनका धीरे धीरे करके डिटोरेट होते हैं एग्स, उनको कभी कभी इतना लेट आते हैं वो लोग कि जब हमारे पास आते हैं IVF करने के लिए तो उनके पास एग ही नहीं बचे होते हैं। तो ऐसे केसेस में हम लोग को डोनर एग यूज़ करने पड़ते हैं। तो इसलिए जिनके एग काउंट्स, AMH, एग क्वालिटी वीक, जिनका एग रिजर्व लो है, उनको अपने फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से मिलना चाहिए और तुरंत इस चीज़ पे एक्शन लेना चाहिए। बिकॉज दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड इफ डिटेक्टेड एट एन अर्ली एज। अगर बहुत लेट हो जाएगा तो द थिंग्स विल नॉट बी सो ईजी टू हैंडल एज ऑफ नाउ, जब आपका तुरंत शुरू में सिर्फ डिक्लाइन होना शुरू हुआ है। ओके जी। कई बार ऐसी भी कंप्लेन आती है कि ट्यूब ब्लॉक है, तो उसका क्या प्रोसेस होता है या ट्रीटमेंट आप देते हैं? देखिए, एक टेस्ट होता है HSG, एक्सरे होता है, बहुत सिंपल सा टेस्ट होता है जिससे ये पता चलता है कि महिलाओं में ट्यूब ब्लॉक हैं या नहीं ब्लॉक हैं। एक्चुअली ट्यूब्स में ना फर्टिलाइजेशन होता है, जो नेचुरल हमारी ह्यूमन बॉडी है उसमें जो नॉर्मल फिजियोलॉजी है उसमें ये होता है कि एग और स्पर्म का, अंडे और शुक्राणु का जो मिलन होता है वो ट्यूब में होता है, ठीक है। अगर किसी की ट्यूब डैमेज होगी, उसमें इन्फेक्शन होगा या वो ब्लॉक होंगी तो वो फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं। अगर वो किसी इन्फेक्शन या हल्की फुल्की प्रॉब्लम से डैमेज होती हैं तो वो कभी कभी दवाइयों से रेयर केसेस में खुल जाती हैं। अगर वो ज़्यादा डैमेज होती है तो उसको लेप्रोस्कोपी द्वारा भी खोला जा सकता है। पर अगर आपकी ट्यूब मेडिसिन, लेप्रोस्कोपी, इन सब से नहीं खुल रही है तो फाइनल रिजॉर्ट, जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, IVF ही कराना पड़ता है। क्योंकि जिसका ट्यूब ब्लॉक है उसके अंदर फर्टिलाइजेशन ही नहीं होगा, और अगर फर्टिलाइजेशन ही नहीं होगा तो बेबी बनेगा ही नहीं, और बेबी बनेगा नहीं तो कभी गर्भधारण नहीं होगा। तो इस वजह से ऐसी महिलाओं को जिनके ट्यूब ब्लॉक हैं उनको 99% केसेस में IVF में जाना पड़ता है। मतलब दूसरा कुछ विकल्प उतने अच्छे नहीं है, नॉट टू गुड। मतलब तो वो ज़्यादा इधर हाथ पैर मारने की बजाय सीधे वो IVF प्रोसेस में जाए। ये बड़ी बात है।
क्योंकि बहुत बार लोग कहते हैं हम आपकी ट्यूब ओपन कर लेंगे, खोल लेंगे, बट दीज प्रोसेस आर नॉट गोइंग टू वर्क। दवा का चलता रहता हाँ, है। और इस प्रोसेस में क्या होता है, 6 महीने साल भर क्या होता है, ये महिलाओं की एज तो बढ़ती जाती है। मान लीजिए ट्यूब ही ब्लॉक है, 6 महीने बाद, साल भर बाद आपका AMH और एग क्वालिटी भी डाउन हो गया। अब तो हम IVF कराने में भी हमारे चांसेस कम हो गए। जी डॉक्टर साहब, कुछ पेशेंट ऐसे भी मैंने देखे हैं, या फीमेल्स की बात कर रही हूँ, ऐसे फीमेल्स देखी हैं कि जिनमें PCOD की प्रॉब्लम हो जाती है, शादी को 4 से 5 साल हो रहे हैं, लेकिन अभी तक वो कंसीव नहीं कर पाई हैं। तो उनको किस तरीके से ट्रीटमेंट, क्या कुछ मेडिसिन के थ्रू ट्रीटमेंट लेना चाहिए या सीधे सीधे PCOD का तो मेन ट्रीटमेंट है शुरू में, अगर उसमें ओवुलेशन नहीं होता है, जो उसमें छोटे छोटे सिस्ट होते हैं ओवरी में जी, और एक मेटाबॉलिक हार्मोनल एंडोक्राइन प्रॉब्लम है, हाँ, जिसमें लेडी का प्रॉपर वे में ओवुलेशन नहीं होता है, ओवरी में सिस्ट हो जाते हैं, जी, एबनॉर्मल हेयर ग्रोथ हो जाती है बॉडी में, ओह। एक्ने हो सकते हैं फेस में, जी। इररेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल्स होते हैं, जी, ये सब एडोलेसेंट की प्रॉब्लम्स हैं। हाँ। और जब शादी होती है तो इनफर्टिलिटी हो जाती है, लोगों को कंसीव नहीं होता है, क्योंकि उसमें प्रॉपर वे में ओवुलेशन, एग बढ़ते नहीं है और रप्चर नहीं होते हैं। तो इसके पीछे का मेन रीजन क्या होता है? हार्मोनल डिसबैलेंस, खान पान भी है बच्चे, हार्मोनल डिसबैलेंस हो रहा है, खान पान, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स की वजह से, हाँ, खान पान, ठीक है। तो इस ऐसी सिचुएशंस में आपका जो अब एडोलेसेंट एज ग्रुप में है, तो आप लाइफस्टाइल और कुछ मेडिसिन से आप कंट्रोल कर सकते हैं, कंट्रोल हो सकता मगर जब एक बार आपकी शादी हो गई तब आपको नहीं हो रहा है, देन यू हैव टू टेक एक्शन। तब आपको विजिट करके फर्टिलिटी कितना स्पेशलिस्ट टाइम देना चाहिए खुद को मेडिसिन के लिए, कि हमने 1 साल 2 साल मेडिसिन को देख लिया और अब कोई कुछ सॉल्यूशन निकल नहीं रहा है, कुछ कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके बाद हमें IVF में आना चाहिए? PCOD में डायरेक्ट IVF नहीं होता है। जी, आपको 1 ईयर बाद आपने डिस्कवर किया कि मैं PCOD पेशेंट हूँ, तभी मुझे आपने छोटा मोटा ट्रीटमेंट लिया, फिर आप सेकंड स्टेप में आ जाता है ओवुलेशन इंडक्शन, ओके। एग बढ़ाने की मेडिसिन लेना। PCOD के बाद सीधे IVF में ना के भी उसके नहीं, बीच के भी कई बीच की चीजें, बहुत सारी चीजें हैं। solutions हैं। ओवुलेशन इंडक्शन है, जिसमें हम देखते हैं कि एग बढ़ रहे हैं कि नहीं, उसके मेडिसिन देते हैं, इंजेक्शंस देते हैं एग बढ़ाने के। फिर उसके आगे का प्रोसीजर होता है IUI, जैसा आपने बताया हाँ, पहले। जी, और फिर उससे भी नहीं होता है तो IUI भी हम 2-3 बार कर सकते हैं, सेम अच्छा, उसमें भी हम 2-3 बार जा सकते हैं। IUI, उसके बाद भी नहीं हो रहा है, देन वी कैन गो फॉर IVF, बट दैट इज अ स्टेप लैडर पैटर्न दैट शुड बी फॉलोड। ओह। डॉक्टर साहब, कभी-कभी पेशेंट में, या फीमेल्स की बात कर रही हूँ, तो कभी-कभी उनमें गांठें बन जाती हैं छोटी बड़ी जैसे करके, तो उनके लिए कितना रिस्क होता है कंसीव करने के? देखिए, कुछ लोगों के ओवरी में सिस्ट होते हैं, उनको एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट कहते हैं। हाँ, अगर एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट आपके 5 सेंटीमीटर से कम के हैं, जी, तो वो उनको टच नहीं करना चाहिए, आप उसके साथ भी प्रेग्नेंट हो सकते हैं। ओह, अगर वो बड़े हैं, मीन्स सीरियल फॉलोअप अल्ट्रासाउंड्स पे वो बढ़ रहे हैं, या उनमें बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है और इस वजह से आप गर्भ धारण नहीं कर पा रही हैं, तो इनका लेप्रोस्कोपिक रिमूवल करवा लेना चाहिए इन सिस्ट का, हाँ, क्योंकि आगे जाके ये गर्भ धारण होने के बाद भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। मगर अगर छोटे हैं और ओवुलेशन वगैरह हो रहा है, नॉर्मल एग बढ़ रहे हैं, तो एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट के साथ भी प्रेगनेंसी हो जाती है विद सम सपोर्टिव मेडिकेशन। और फिर रही नेक्स्ट, आपका यूट्रस में कोई गांठ हो, उसको फाइब्रॉइड या रसौली कहते हैं। हाँ, ठीक है, फाइब्रॉइड भी प्रकार के होते हैं, कुछ पेनफुल होते हैं, कुछ पेनफुल नहीं होते। हाँ, कुछ पेनफुल होते हैं और उनकी लोकेशन भी मैटर करती है। कुछ केवल यूट्रस की सतह पे होते हैं, कुछ यूट्रल की मसल लेयर में होते हैं, कुछ अंडर एंडोमीट्रियम में होते हैं। तो जो एंडोमीट्रियम या बीच की जो यूट्रस का गर्भ वाली जगह है, जो वहाँ होते हैं, वो हमारे इम्प्लांटेशन को इफेक्ट करते हैं। Okay. मगर जो आपके मसल्स में होते हैं वो थोड़ा कम करते हैं, और जो ऊपरी सतह पे होते हैं वो बिल्कुल इफेक्ट नहीं करते हैं इम्प्लांटेशन को। हाँ जी। फिर भी इसके क्राइटेरिया होते हैं। अगर आपके गर्भाशय में गांठ है तो अपने फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से मिलें, उसका प्रॉपर इवैल्यूएशन कराएं और इस चीज़ का प्रॉपर ट्रीटमेंट लें। अगर ट्रीटमेंट से नहीं सही होता है तो काउंसलिंग लेनी चाहिए एंड थिंक अबाउट गेटिंग इट रिमूव्ड। अगर वो आपकी ऐसी गर्भाशय में ऐसी जगह है जहाँ से वो बच्चा इम्प्लांट नहीं होगा तो उसको रिमूव भी करवाया जा सकता है। मगर ऐसा नहीं है कि हर गर्भाशय की गांठ को रिमूव किया जाता है। डिपेंड करता है उसकी लोकेशन क्या है, उसकी पोजीशन क्या है और वो कितना आपकी फर्टिलिटी को अफेक्ट कर रही है। ओके डॉक्टर साहब, जैसे कुछ फीमेल्स या पेशेंट आते हैं आपके पास, तो प्रोसेस के लिए तो उनमें जैसे कुछ हेल्थ इश्यूज़ है, लाइक शुगर है, किसी का फैटी लीवर है, किसी को थायराइड प्रॉब्लम है, तो उसमें भी क्या IVF
प्रोसेस जो हम नॉर्मली कर सकते हैं? देखिए, आईवीएफ प्रोसेस का एज सच कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, बट द लेडी शुड बी फिट टू कैरी अ प्रेगनेंसी. दैट फिटनेस कैन बी इन द फॉर्म ऑफ कंट्रोल्ड शुगर, कंट्रोल्ड थायराइड, कंट्रोल्ड बीपी, क्योंकि ये सारी चीज़ें प्रेगनेंसी में बढ़ती हैं. तो फिटनेस फॉर प्रेगनेंसी है तो यू कैन गो फॉर आईवीएफ. और फिटनेस फॉर प्रेगनेंसी कैसे आएगी? जब हम प्री आईवीएफ इवैल्यूएशन अच्छा करेंगे. हम सारी चीज़ें जो हमें एक हेल्दी मदर में हमें जो चाहिए, वो सारी चीज़ें हम पहले से ही चॉक आउट करके रखते हैं. सारी चीज़ें हम सारे टेस्ट सारे इवन 40 इयर्स की लेडीज का जब अबव आईवीएफ होता है तो हम उनका एक इको भी कराते हैं, इकोकार्डियोग्राफी, ईसीजी भी कराते हैं कि भाई इनको कोई हार्ट प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि एक एज के बाद हो जाती है प्रॉब्लम. तो वी ट्राई टू मेक 100% श्योर कि हाँ, दिस लेडी विल नॉट लैंड अप इनटू एनी ट्रबल. अगर किसी को बीपी है तो उसका बीपी कंट्रोल, शुगर है तो उसका शुगर कंट्रोल, थायराइड है तो उसका थायराइड कंट्रोल करेंगे. कुछ मतलब मेटाबॉलिक डिजीज है, पहले कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे. जब फिट हो जाएगी प्रेगनेंसी के, तभी हम इस कभी कभी हम लोग इवन उनको एक एमबीबीएस फिजिशियन डॉक्टर के पास भी भेजते हैं रेफरेंस के लिए कि भाई आप एक बार इनको इवैल्यूएट कर लीजिए कि शी विल बी गोइंग थ्रू अ प्रोसेस फॉर 9 months एंड शी इज एडवांस्ड एज की लेडी है. तो इवैल्यूएटर अगर हमसे कोई चीज़ मिस हो रही है तो कोई और टेस्ट रिक्वायर्ड हो तो उसको आप करा लीजिए, जिससे कि इसकी प्रेगनेंसी की जर्नी स्मूथली निकल जाए. ओके डॉक्टर साहब, हमने आईवीएफ से जुड़े जितने भी पॉइंट्स हैं उन पे सब पे चर्चा की. हर कपल के लिए ये सफ़र आसान नहीं होता है. कुछ के लिए हो जाता है, कुछ के शादी के बाद एक लोगों के लिए, घर में भी और फ्रेंड सर्कल में भी लोग सबसे पहले ये पूछते हैं कि कब गुड न्यूज़ दे रहे हो. ठीक है, तो उन कपल्स को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जिनके लिए राह आसान नहीं? उन कपल्स के लिए एक छोटा सा मैसेज है, हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा. मतलब अगर इंसान में खुद में हिम्मत है, खुद वो नहीं हारा है, तो उसकी खुदा भी मदद करेगा और वो अपने एम को अचीव कर पाएगा. अगर वो खुद निराश हो गया तो डॉक्टर कुछ नहीं कर पाएगा. तो हम पेशेंट को हमेशा बोलते हैं कि आप अंदर से स्ट्रांग बनो. आपको ये आप रोज बोलो कि मुझे प्रेगनेंसी होगी, मेरे साथ मेरा डॉक्टर जस्टिस कर रहा है. जब आप रोज पॉजिटिव चीज़ें बोलोगे तो आपको होगी. और अगर आप नेगेटिव उसमें चले जाओगे माइंडसेट में, देन कोई भी दुनिया का शख्स आपको प्रेग्नेंट नहीं कर सकता, क्योंकि सारे हार्मोन्स बॉडी के नेगेटिवली काम करने लग जाएंगे. सो दिस इज़ माय मैसेज कि जिसको भी आईवीएफ या फर्टिलिटी ट्रीटमेंट कराना है उसको यहाँ से, दिल से, मन से हेड स्ट्रांग होना पड़ेगा, जिससे कि जब खुद वो हेड स्ट्रांग होगा तब वो सारी चीज़ें, मेडिकेशन जो भी डॉक्टर बता रहा है, उसके प्रिकॉशंस, वो सब फॉलो करेगा. एंड देन ओनली द कपल कैन अचीव अ हेल्दी प्रेगनेंसी. डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच. आईवीएफ जैसे संवेदनशील और अहम मुद्दे पर इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए थैंक यू सो मच. ओके, थैंक यू. अगर आप ग्राउंड ज़ीरो भारत चैनल के थ्रू अपनी बात, अपने बिजनेस, अपने ऑर्गेनाइजेशन को आसमान की ऊंचाइयों तक ले जाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें या कॉल करें. थैंक्स फॉर वॉचिंग ग्राउंड ज़ीरो भारत पॉडकास्ट.